नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज बात राहुल गांधी पर लग रहे मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों की। राहुल गांधी पर आरोप है कि नए नवेले कामरेडों के जरिए कम्युनिस्टों की कम्युनल पॉलिटिक्स का मुखौटा बन गए हैं राहुल गांधी। और अब राहुल गांधी पर भी विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लग रहा है। कांग्रेस नवोदित वामपंथियों की शरणस्थली बन चुकी है। राहुल और प्रियंका के आसपास उनके कम्युनिस्ट सलाहकारों का घेरा बन गया है। जब से कम्युनिस्ट पार्टियों का भारत में पतन हुआ है, कैडर के रूप में आइसा, एसएफआई के वर्कर कांग्रेस में लगातार पहुंच रहे हैं। भारत में सांप्रदायिक और जातिवादी राजनीति की बुनियाद कम्युनिस्ट नेताओं और विचारकों ने ही डाली थी। कम्युनिस्ट पार्टियां जिस विभाजनकारी राजनीति के चलते भारत में अप्रासंगिक हो गई हैं, अब कांग्रेस पार्टी भी उसी विभाजनकारी राजनीति को अपना रही है। बंगाल और त्रिपुरा में राजनीतिक रूप से हैसियत खो देने के बाद अब उनकी राजनीति केरल तक सिमटी हुई है। वाम दलों की राजनीति का आवाज भले ही नहीं हो, लेकिन वैचारिक रूप से आज भी वो भारत की राजनीति को प्रभावित करने की ताक में है। कांग्रेस ने कभी भी विचारधारा की राजनीति में विश्वास ही नहीं किया, लेकिन जब से राहुल गांधी कम्युनिस्टों का मुखौटा बनकर घूम रहे हैं, वो ऐसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाने लगे हैं। कांग्रेस घोषणा पत्र 2024 का पहला हिस्सा वह है जिसमें SC, ST, OBC नामक राजनीतिक वर्गीकरण है जो बहुसंख्यक हिंदू हैं। दूसरा हिस्सा अल्पसंख्यक वर्ग का है जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम और ईसाई हैं। कांग्रेस घोषणा पत्र के 5 न्याय पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुस्लिमों, किसानों, महिलाओं, युवाओं से भी धोखा बताया जा रहा है। बात हिस्सेदारी न्याय की करें तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यूपीए शासन में क्यों नहीं लागू हुई, जिसमें मुस्लिमों को उनकी हिस्सेदारी देने की बात हुई थी। किसान न्याय की बात करें तो यूपीए शासन में MS स्वामीनाथन आयोग लागू हुआ। 2004 में इस आयोग को बनाया गया था। 2006 तक इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी, फिर भी उसकी रिपोर्ट लागू नहीं की गई। MSP को कानूनी दर्जा नहीं दिया गया। क्या कारण रहे, यह कांग्रेस ही बताएगी या राहुल गांधी बता सकते हैं। तीसरा उनका कहना है कि नारी न्याय की बात करेंगे हम। साहबानो प्रकरण से लेकर 3 तलाक तक कांग्रेस का नारी न्याय दोहरे चरित्र से दागदार है। युवा न्याय की बात करें तो 1973 में बने जगदीश भगवती समिति की सिफारिशों पर कांग्रेस में ही दो फाड़ हो गया। आपको बता दें कि जगदीश भगवती को व्यापक रूप से 1991 के भारतीय आर्थिक सुधारों का बौद्धिक जनक माना जाता है। श्रमिक न्याय की बात करें तो श्रम न्यायालय के भरोसे ये न्याय दिलाने की कवायद चल रही है। राहुल गांधी पर आरोप है कि कम्युनिस्टों की कम्युनल पॉलिटिक्स का मुखौटा बन चुके हैं। शिक्षा से लेकर रंगकर्मी, साहित्यकार, समाचार जगत तक में वामपंथियों का दबदबा दिखता है। वामपंथियों के पास कमी है तो सिर्फ उस मुखौटे की जो उनके एजेंडे को राजनीति का आवाज दे सके। वामपंथियों ने वर्ग संघर्ष की राह छोड़ी, जाति संघर्ष पर आए। हिंदू समाज की जातियों में मतभेदों को प्रमुखता देकर विभाजन का काम कर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव हो, तमिलनाडु में स्टालिन हो या केंद्र में राहुल गांधी, ये नेता कम्युनिस्टों की उसी कम्युनल राजनीति को आवाज देते हैं जिसकी याद में वो कभी भारत में वर्ग विहीन समाज के लिए वर्ग संघर्ष का स्वप्न देखते थे। लेकिन आपको मौजूदा पॉलिटिक्स से जातियों में बटा भारत देखने को मिलेगा। राहुल गांधी ने अपनी 2 भारत यात्राओं में अल्पसंख्यक के नाम पर मुस्लिमों का बचाव किया और बहुसंख्यकवाद के नाम पर हिंदुओं का विरोध किया। ये बात कांग्रेस के घोषणा पत्र के साथ राहुल गांधी के भाषणों और उनकी विदेश यात्राओं में भी दिखती है। कांग्रेस की आंख खोलने के लिए चीन का उदाहरण लिया जा सकता है, जिसके लिए कांग्रेस को बंटवारे वाली मानसिकता से उबरना होगा। बहुसंख्यक का विरोध करके या उन्हें विभाजित करने की कोशिश करके कोई भी राजनीतिक दल भारतीय राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकता। चीन जैसे साम्यवादी देश में भी हान समुदाय को विशिष्ट महत्व इसलिए मिलता है कि वो चीन में बहुसंख्यक हैं।
कोई भी राजनीतिक विचारधारा वर्ग विभाजन की मानसिकता से लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकती, फिर चाहे वह जातिवादी बंटवारा हो या धार्मिक बंटवारा ही क्यों ना हो। इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राकेश पोद्दार, प्रवक्ता बीजेपी, सुधा मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, विपिन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल राकेश पोद्दार जी से। राकेश जी, अगर कांग्रेस इस तरह की राजनीति को अपना रही है तो भारतीय राजनीति के लिए आप इसे शुभ संकेत के तौर पे देखते हैं या शुभ संकेत मानते हैं? जी, शुभ संकेत नहीं, ये तुष्टीकरण की और इनका जो घोषणा पत्र है आपको कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग से मिलता है। जो 1926 में मुस्लिम लीग ने बनाया था अपना घोषणा पत्र और कांग्रेस का 2024 का घोषणा पत्र, दोनों को मिलाइए, दोनों घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग से कहीं ना कहीं मिलता है। और अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे, एक कहते हैं 50% आरक्षण हम अल्पसंख्यकों को देंगे। ठीक है भैया, 50% आरक्षण दलित को मिल रहा है, तो आप बताइए 100% आरक्षण तो खत्म हो गया, तो आप बहुसंख्यक कहाँ गए? कहीं ना कहीं सिद्धांत मुस्लिम लीग से मिलता है। और दूसरी बात, तीन तलाक की बात कही, बस वोट की बात करते हैं, तो इससे कुल मिलाकर प्रभु जी लगता है कि मुस्लिम लीग से मिलता है। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता। सुधा जी, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कहां तक जाएगी? देश के बंटवारे तक बात आ चुकी है। सुधा जी। अरे प्रसून जी नमस्कार। सबसे पहले मैंने सुना राकेश जी को, मैं आपके दर्शकों और आपको और सिर्फ इनसे मेरा एक प्रश्न है, इसका उत्तर दे देंगे। मुस्लिम लीग से क्या मिलता है? इतना पढ़ लिख के बैठे होंगे ना, बता दें आज कि मुस्लिम लीग का कौन सी बात है जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में इन विद्वानों ने पढ़ ली है, जल्दी से बता दें। और एक बात और जोड़ देती हूँ, ये वही लोग हैं जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बंगाल में बना के बैठे हुए थे, तो इनको ज्यादा पता होगा। जल्दी से बता दें मुझे कि वो कौन सी बिंदु है जिसपे ये सब लोग मिलके मुस्लिम लीग का है कर रहे हैं। आज आपके दर्शकों को, पूरे देश को, सबको ये बता दे बैठे बैठे। राकेश पोद्दार जी जवाब दे दीजिए जल्दी से, बताइए। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, मैंने आपके चैनल पे पहले ही बोला कि 1926 का मिलता है, और सुन लीजिए कैसे मिलता है। क्या मिलता है? ना क्या मिलता है? सुन लीजिए सुधा जी, उनकी जवाब तो सुनिए। सुनिए, कुछ मिलता है, क्या मिलता है, क्या मिलता है बताइए। सुनो लीजिए, मेरी बात सुनो तो सही। सुनो, मैं बता रहा हूँ क्या मिलता है। मैं कह रहा हूँ कि 50% आरक्षण आपने कहा कि अभी मैं मनोटी को दूंगा, तो 50% आरक्षण। आप मुझे बताइए, हमारे घोषणा पत्र में वो कौन कौन से बिंदु हैं जो मुस्लिम लीग से मिलते हैं, पॉइंट वाइज। ये इधर उधर की बात नहीं, बहुत हो गई इधर उधर की बात। आप मुझे बताइए कौन कौन से पॉइंट है जिसको हम लोग कह रहे हैं। बता रहा हूँ। अरे सुधा जी, मेरी बात सुनो, मैं आपके ही पॉइंट बता रहा हूँ, मैं ही आपका घोषणा पत्र पढ़ा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ लिख के आते हैं। अरे बोलिए ना राकेश जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं प्रसून जी 50% एक कह रहे हैं, इसने इनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि मेरी सरकार आएगी, 50% जो है आरक्षण मैं मुस्लिम को दूंगा। तो मैं तो कह रहा हूँ 50% इनसे पूछिए क्या लिखा हुआ है। ना ना ना, देखिए ये झूठ फैलाना। ये 50% आरक्षण का जो दायरा था उसको बढ़ाने की बात हुई राकेश जी। इन लोगों को झूठ बोलने की जो। सुधा जी मेरी बात सुनिए, आपकी विचारधारा की बात की जाए, कांग्रेसी विचारधारा की बात की जाए, तो तमाम विचारधाराओं का प्लेटफॉर्म रहा है कांग्रेस जी। उसके बाद इस समय कम्युनिस्टों का दिख रहा है, लेकिन जो नहीं, देखिए प्रसून जी प्लीज, एकदम तक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आज मैं चाहती हूँ कम्युनिस्टों की, सुनिए आपने जो, इनको चुप कराइए पहले, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए, लाउड करिए सुधा जी की आवाज लाउड करिए, इनको चुप कराइए। देखिए मेरा सीधा प्रश्न है, आपने लगा रखा है कम्युनिस्टों की कम्युनल पॉलिटिक्स के मुखौटे बने। राहुल बता दे कोई बैठ के यहाँ पे कि वो कौन से, जिस तरह का आपने प्रयोग किया हमारे नेता के लिए, वो कौन कौन सी चीजें हैं, तथ्य वाइज अगर बता दें तो मैं मान जाऊंगी कि आप लोग सच में किसी चीज को सच में डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। हाँ बताइए, मैं बताता हूँ। फिर का जो पहला हिस्सा है उसमें एक साफ चीज है कि आप हिंदुओं को SC ST OBC नामक राजनीतिक वर्गीकरण के जरिए बांट रही हैं। जो बहुसंख्यक हिंदू है, मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात आपने सुनेंगी फिर आप शुरू करेंगी।
अल्पसंख्यक की बात करती हैं तो आपके अल्पसंख्यक के दायरे में केवल मुस्लिम और ईसाई आते हैं। ये किसने कहा लिखा है? अरे आप उसका विवेचना ही नहीं करना चाह रहे। विश्लेषण पे 3 डिबेट हो चुकी है हमारी। अल्पसंख्यक में कहा हमने लिखा है कि मात्र मुस्लिम और ईसाई आते हैं? कहाँ लिखा है? अरे अल्पसंख्यक की बात कर रही है आप, निजी कानूनों की वकालत की बात कर रही है, नहीं कर रही है? प्रसून जी नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि हमारे दृष्टि में अल्पसंख्यक मात्र ईसाई और मुस्लिम है, कहाँ लिखा हुआ है? आप कहती हैं कि आपको पोशाक की सुविधा मिलेगी। विपिन शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विपिन शर्मा जी देखिए, मेरी सबसे पहले एक विनती है, आग्रह करना चाहूंगा दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं से कि बीच में कोई ना बोले। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। बड़ी जरूरी बात है, मैं उस वाद विवाद में नहीं पड़ूंगा। मुस्लिम लीग की छाप है, कांग्रेस के संकल्प पत्र में या वाम दलों की राह पे चल पड़े हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, सरल सा है। वो स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी का है और यहाँ पर सुधा जी बैठी है, सुधा बहन है। इनको मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हम लोग तो शुभचिंतक है। अगर हम लोग एक तरह से आप लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आप लोग आगे कड़ा मुकाबला दे भाजपा को, और आपकी कड़ी हार हुई है 2 बड़े चुनावों में, 2014 के, 2019 के। जनता ने आपको अगर नकारा है और अगर आपको कोई आईना दिखाने का कह रहा है और साथ में बोल रहा है मंथन करें, आत्मंथन करें, तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपने बड़े महानुभाव दिए। आजादी के बाद आप लोग सत्ता में काबिज रहे हैं, कितने वर्ष रहे हैं ये भी जग जाहिर है, लेकिन आपकी विचारधारा कहाँ जा रही है? और ये तो आप सेल्फ गोल खुद कर रहे हैं। कहने का मतलब आपके खुद के कद्दावर नेता कि जिनको रोल मॉडल समझा जाता है, आदर्श समझा जाता है, तो आप भले ही दोनों बड़े चुनावों में आपकी शिकस्त हुई है 2014 और 2019 में। देश की आवाम ये उम्मीद लगा के बैठी थी कम से कम मुख्य विपक्ष की भूमिका में आप उभर के आएंगे। 1 मिनट धैर्य रखिए, मैं अभी पूरा आपको ही मौका मिलेगा। सवाल ये पैदा होता है, आप लोग हिंदू की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, साधुओं की, पंडितों की बात करते हैं, तपस्वियों की बात करते हैं। ये खुद कांग्रेस कॉन्ट्रडिक्टरी है और कंफ्यूज है। वो कहां गई स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी जिसने बड़े दिग्गज नेता दिए, बड़े महापुरुष दिए? और सबसे बड़ी बात है, आप लोग शक्ति का विरोध करते हैं और ये तो किसी को कहने की आवश्यकता नहीं। हम तो सर्व धर्म सम्मान करने वाला मुल्क है, गंगा जमुनी तहजीब वाला मुल्क है। अगर ये वही मुल्क है जहाँ पर मुसलमानों की शहर निकालने की रिवायत नहीं है। हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता का प्रतीक है। सवाल ये पैदा होता है, सरल सवाल आपसे पूछूंगा सुधा बहन जी, सरल सवाल आपसे पूछूंगा। आप लोग सुधा जी का जवाब लीजिए। विपिन जी, सुधा जी का जवाब लेने दीजिए। एक तरफा अपीजमेंट। अरे भाई सुन लीजिए विपिन जी, सुधा जी की बात सुनिए। सुधा जी की आवाज लाउड करिए। सुधा जी 1 मिनट, मेरी आग्रह, हाथ जोड़ का आग्रह करूंगा, एक कुछ क्षण सुन लीजिए। ये नहीं, मैं उनकी भाषा नहीं बोल रहा कि भाजपा के नेता के आरोप लगा रहे हैं या वो क्या, वो चुनावी प्रक्रिया है तो वो स्वाभाविक है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग कहाँ हैं? दिशा खो नहीं बैठे आप लोग कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग शक्ति का विरोध कर रहे हैं और यहाँ पर क्यों नहीं? आप विपिन जी, आपकी बात हो चुकी है, आप सुधा जी का जवाब ले लीजिए। सुधा जी की आवाज लाउड करिए प्लीज। विपिन जी से मेरा एक प्रश्न है, विपिन जी से, ये शक्ति का विरोध किसने किया है? आप लोग अनर्गल प्रलाप करते हैं, ये सच में देश के लिए इतनी ज्यादा पूरा कुछ इस देश के लिए हो ही नहीं सकता है। वरिष्ठ पत्रकार शक्ति का विरोध कांग्रेस पे लगाए, जिसने इस देश में प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जिस स्त्री का होना था इस पूरे विश्व में, आप लोग कैसी बात करते हैं? और एक राकेश पोद्दार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश पोद्दार जी की आवाज लाउड करिए। पहले प्रसून जी मेरी बात को आने दीजिए। हमारी पार्टी में शक्ति का विरोध नहीं, जो शक्ति का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं उनका विरोध किया था। आधी अधूरी बात करना बंद करिए आप लोग। पीसीआर सुधा जी की आवाज लाउड करिए। सुधा जी, आप अपनी बात कहिए। ये बार-बार कह रहे हैं कि शक्ति का विरोध। मैं विपिन जी से पूछना चाहती हूँ कि किसने शक्ति का विरोध किया? आपके, हमारे सबके प्रधानमंत्री, इस भारत के प्रधानमंत्री जब आके बोलते हैं सहारनपुर के लड़कियों, वो शक्ति का अपमान है। जब किसी की पत्नी, अब आप बात घुमा रही हैं। पहले राकेश पोद्दार जी की बात ले लेते हैं। राकेश पोद्दार जी, राकेश पोद्दार जी की आवाज लाउड करिए, उनका जवाब लीजिए पीसीआर। पासवान जी, मैं आप बताना चाहता हूँ कि 1926 को मुस्लिम लीग से क्या इनका मिलता है। इन्होंने लिखा कि संविधान की रक्षा का वादा किया। पहला नंबर इन्होंने पॉइंट डाला कि ईवीएम, जब हमारी सरकार आएगी ईवीएम के साथ
उसका पर्ची निकाला जाएगा। क्या ईवीएम के साथ ये चुनाव जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं? इनके 3-4 राज्यों में इनकी सरकार रही। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारी संविधान आएगी तो अनुसूचित जाति संशोधन करेंगे। क्या है, अनुसूचित जाति में संशोधन करेंगे, इनसे पूछा जाए। और दूसरी बात, इन्होंने कहा भारत अरे सुन लो, आपने अगर बोला है मुस्लिम लीग से मिलता है और आपने कहा, और सुनिए, विपक्ष नहीं है, आप है। आपके नेता ने कहा कि हम 400 से ज्यादा सीटें लेके आएंगे। अरे प्रसून जी, इनको चुप कराइए, इनको बोलने का मौका देंगे कि नहीं देंगे? इनको नॉलेज। राकेश जी, आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है, आप अपनी बात रखिए। और ये कहते कि योजना आयोग बनाने का हम काम करेंगे। नीति आयोग योजना आयोग चला रहे थे ना, इनकी योजना कितनी चली? अब नीति आयोग से प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने 30 करोड़ लोगों को लाभार्थी बनाने का काम किया। फिर यह कहते कि अलीगढ़ मुस्लिम, अरे सुन लीजिए, अरे आप ही के घोषणा पत्र से बात कर रहा हूँ मैं, अपने घोषणा पत्र से बात नहीं कर रहा हूँ। सुना जी, पढ़ के आए मेरी बात राहुल गांधी से पढ़ के आया करो। राहुल गांधी ने जो मुस्लिम लीग जो बनाई है घोषणा पत्र, अरे समय को बर्बादी मत करो। सुनो, आपने कहा कि कानून के हथियार अलीगढ़ मनमानी, तलाशी, जाति मनमानी और अंधाधुंध गिरफ्तारियां, बुलडोजर नहीं चलेगा। कपड़े में भी आपने संशोधन करने का काम किया कि मुसलमानों के कपड़े इस तरह के होते हैं, बुर्का, उसमें आपने लिखा है। और मैं बता देना चाहता हूँ, आपने आपके देखो संशोधन लिखा हुआ है, मैं दिखाना चाहता हूँ। मैंने पढ़ के आया हूँ दीदी, मेरी बहन पढ़ के आया हूँ, पढ़ लिया करो अपने घोषणा पत्रों पे। आप पढ़ के आया हूँ, अरे आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ। और सुनो, लद्दाख में एक व्यक्ति 21 दिन तक भूख हड़ताल करता है, जो इस देश अरे बात को घुमाइए, बात को घुमाइए, अरे बात को मत घुमाइए। मुस्लिम डॉक्टर सुधा, अब आप सभी लोग मेरी बात सुनिए। डॉक्टर सुधा, अब मेरी बात सुनिए आप। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जब कांग्रेस कहती है अल्पसंख्यकों को उनके खाने के लिए, पोशाक के लिए पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी, और आगे बढ़ते हुए एक लाइन ये भी जोड़ देती है कि निजी कानूनों की भी स्वतंत्रता देने पे विचार करेगी, इसके क्या मायने निकाले जाएं? आप बताइए। इसके मायने क्या है? हर बात का निगेटिव ही क्यों निकालना है? नहीं, आप पॉजिटिव निकाल के बता दीजिए, इसका क्या मायने है? एक देश एक कानून चलेगा कि एक देश 4 कानून चलेंगे, जैसे कश्मीर में आप लागू करके एक देश नहीं, देखिए इस देश में जो कानून चल रहा है अपने हिसाब से उसकी बात बिल्कुल न करिए प्रसून जी। आप सीधे मुद्दे की बात करिए ना, शरीयत कानून लागू करना चाहेंगे क्या? हाँ या ना? मैनिफेस्टो पे हमारे सुधा जी, शरीयत कानून लागू करेंगे या नहीं, जनता से का सीधा सवाल। हम सवाल का उत्तर उस दिन देंगे जब सरकार में होंगे। 10 वर्षों से आप शरीयत कानून को चोर दरवाजे से लाना चाह रही हैं और जवाब नहीं देना चाह रही हैं। देश में पूछ पिछले रही 10 थी क्या वर्षों से जो सरकार है उससे उत्तर मांगिए। अगर सच में हिम्मत है, घोषणा पत्र आपने जारी किया है, आपके घोषणा पत्र पे बात होगी तो आप कह रही है कि उससे बात करिए। नहीं, क्यों नहीं? जरूरी बात सरकार उनकी सारे गैर जरूरी। अरे घोषणा पत्र आपका है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र? नीति इस तरह से खराब हो चुकी है, आप लोग कह रहे हैं कि सवाल कांग्रेस से होना चाहिए। अरे सवाल करिए। ठीक है, आप अपने घोषणा पत्र में जवाब मत दीजिए। विपिन शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधा जी 2 सरल बातें। ये प्रमोद कृष्णन साहब क्यों अलग हुए आपसे? क्या वो अच्छे सलाहकार थे नहीं? और हर एक मंच से आप एक मिनट सुन को लीजिए सवाल, 1 मिनट। अब आप सुधा जी 1 मिनट सुन को लीजिए, क्या कारण था आज? 1 मिनट सवाल पूछ रहे हैं आपसे। आज क्योंकि चर्चा कांग्रेस पे है, जब चर्चा भाजपा भी होती है हम पूरा घेरते हैं उनको। आज सवाल आपसे पूछा जा रहा है, 2 सवाल, कि प्रमोद कृष्णन साहब क्यों अलग हुए? क्या उनकी विचारधारा, वो तो इतने समय से आपके सलाहकार थे। दूसरी बात है कि आपका खुद का गुट क्यों बना? सुधा जी की आवाज नहीं आ रही है, सुधा जी को दोबारा लाइन पे पैच करते हैं। हमारे साथ हैं राकेश पोद्दार जी। राकेश पोद्दार जी, इस तरह की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? देश में आप किस पार्टी में रहना चाहते हैं, किसमें जाना चाहते हैं, आपका व्यक्तिगत फैसला है। इसमें न कोई रोक सकता है, न कोई किसी को रख नहीं। सुधा जी, रोक नहीं सकता है राजनीति में, लेकिन राजनीति में जब लोग दल बदल करते हैं तो उसके कारण को पूरा देश सुनना चाहता है। सुधा जी मेरी बात सुनिए आप। ये व्यक्तिगत चुनाव है, इसमें प्रश्न चिन्ह मत खड़ा क्या करिए। डॉक्टर सुधा, जो कांग्रेस में आ रहे हैं क्या उनसे सवाल पूछेंगे? डॉक्टर सुधा, अगर बीजेपी छोड़ के कोई जा रहा है, जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह गए, तो उनसे पूछा गया कि आप कांग्रेस में क्यों वापस जा रहे हैं? किसी को कांग्रेस, लेकिन अगर बीजेपी में भी कोई आता है कांग्रेस छोड़ के तो पूछा जाता है क्यों गए प्रमोद जी? प्रमोद जी से पूछिए।
बता दिया उन्होंने, आप चलिए, ठीक है। सनातन विरोधी हैं। आपके आप खुद के सत्ताधार नेता ने अलग गुट क्यों बना लिया था? हिंदुओं के खिलाफ आपके षड्यंत्र करते 22 हैं, इस तरह 23 की बातें नेताओं उन्होंने ने, कही। सत्ताधार नेताओं ने अलग गुट क्यों बना लिया था? डॉक्टर सुधा, इसका उत्तर दे दीजिए। आपने बोला प्रमोद कृष्णन नहीं। साहब वो अपनी आजादी है, आपके बाकी नेता अलग हताश होकर अलग गुट क्यों बना लिया था? उत्तर जिससे लेना है उससे लीजिए, आप लोग कहीं और लेते हैं। उन्होंने विचारधारा के साथ क्या सोचा, क्या किया, क्या कर रहे हैं, इसका सही उत्तर वही देंगे। मैं कौन होती हूँ देने वाली? गजब बात करते हैं। राकेश पोद्दार जी, अपनी बात रखिए। नब समझने में आप लोग विफल रहे हैं। राकेश पोद्दार जी की आवाज लाउड दोनों करिए। बड़े चुनावों में पहले तो आपने बोल दिया कि मोदी लहर बोलिए में लोग राकेश बह जी। गए 2014 में, उसके बाद सुधा जी 2019 में तो सुनामी आई थी। बात करना चाहता हूँ 1 मिनट में। आप पिछले 2 कार्यकाल की बात कर रहे हैं, उठा के देखिए इतिहास। आधी राकेश जी की आवाज लाउड करिए। हमारी भी सरकारें CR बहुमत से बनी है। सुधा जी, हाँ, बोलने दीजिए, 1 मिनट बोलने दीजिए। जब नहीं जीते उसकी चर्चा होगी, लेकिन जब हम जीते सुधा राकेश जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। ये बहुत नाइंसाफी है मैं साहब। एक चीज कहना चाहता हूँ प्रसून जी, आपने ही आपके चैनल पे आपने ही मुद्दा उठाया था कि मुस्लिम लीग से इनका कैसे निकला, मैं बता। कर्नाटक में 450 करोड़ रुपया इनकी सरकार बजट में सनातन धर्म और मंदिर से 450 करोड़ रुपया लिया था। लेके 200 करोड़ रुपया वोट को दिया, 100 करोड़ रुपया ईसाई को दिया, 100 करोड़ रुपया फिर उन्होंने मंदिर में वापस करने का काम किया। मेरा कहना है कि अगर 400 करोड़ रुपया या आप जीएसटी और चंदा लेते हैं तो आपको कम से कम उसे सड़क बनाना चाहिए, स्वास्थ्य की चिंता करना चाहिए। तो इनके घोषणा पत्र में चाहे कर्नाटक हो चाहे तेलंगाना में पूरे देश पूरे देश में इनका जो मुस्लिम लीग से मिलता है। और हम लोगों ने योजना लाया, हम लोगों ने पशु की योजना लाया। आप देख सकते हैं 30 करोड़ लाभार्थी को हमने योजनाओं को लाभ दिया। इसमें कभी हम लोगों ने पुष्टिकरण नहीं की, किसी मुस्लिम को मिलेगा। डॉक्टर सुधा जी, एक चीज तो हम लोगों को समझ लेनी होगी कि राजनीति करते रहिए, सत्ता का खेल भी चलता रहे, लेकिन इस राजनीति के चक्कर में भारत के उस सभ्यता और संस्कृति पर चोट नहीं करनी है जिसके सहारे हमारी देश का नाम होता है, हमारी देश की सभ्यता और संस्कृति के जरिए दुनिया में उसका मान होता है। इस पे चोट करने से बचना चाहिए। अगर चोट करेंगे तो जनता भी आपको 1 महीने के अंदर इसका जवाब देगी। समय की कमी के कारण इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का डिबेट में हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ।